कल हम देख रहे थे कि कैसे रोजगार विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित है, इसको स्पष्ट किए थे। किंतु मैंने निष्कर्ष के रूप में बताया था कि बेरोजगारी बहुत बड़ी व्यापक समस्या है। तो इस समस्या का समाधान करना बहुत बड़ी चुनौती है। यह तो स्पष्ट है कि व्यापक स्थिति है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो चाहे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो या अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। यह तो है, समस्या है। किंतु इस समस्या से हम घबरा जाए, अनुकूल उपाय न ढूंढे, प्रयास न करें, तब तो मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और ऐसा जीवन जो भोग विलास का जीवन हो, अपार धन संपत्ति हो और बेहद विलासितापूर्ण जीवन जी रहा हो, तो मेरा मानना है कि इस प्रकार के जीवन की बहुत अहमियत नहीं है, कोई सार्थकता नहीं। यदि जीवन संघर्षपूर्ण नहीं हो तो फिर जीवन जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए जीवन जीने के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। तो इसी की कड़ी में हम देखते हैं कि बेरोजगारी, हाउ टू इम्प्रूव आवर लाइफ स्टाइल एंड increase, earn more and more money with the help of taking employment. We will have to discuss about these things. Now question is, उसी को मैंने कल दिखाया था डायग्राम पर भी, क्या स्थिति है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। अब प्रश्न उठता है कि यह जो बेरोजगारी है, क्या इसको हम दूर नहीं कर सकते हैं? क्या इसके लिए हम कुछ प्रयास नहीं कर सकते हैं? प्रयास किया जा सकता है और बहुत हद तक इसमें हम सब सफल भी हो सकते हैं। जब देश आजाद हुआ था और जनसंख्या महज 35 करोड़ के आसपास थी, लिटरेसी मात्र 18% थी, जीवन प्रत्याशा दर भी बेहद कम था। किंतु हम लोगों ने प्रयास किया, हमारे पूर्वजों ने प्रयास किया, संघर्ष करते हुए उत्तरोत्तर, यद्यपि आज हमारी आबादी लगभग 135 करोड़ की हो गई है। खाद्यान्न का पहले अभाव था, किंतु तिगुना चौगुना वृद्धि होने के बावजूद अथक प्रयास के माध्यम से उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई और काफी हद तक हम लोगों ने अपने आर्थिक स्तर में सुधार किया, देश का विकास हुआ। किंतु आज भी समस्या है, बेरोजगारी व्याप्त है। तो और अधिक बेटर डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से उपाय करना चाहिए? जो बेरोजगारी हम कल बता रहे थे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, खुली बेरोजगारी के बारे में, कि चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहां पर अधिक से अधिक लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा कोई विकल्प नहीं मिलता है, जिसके कारण
जनसंख्या में वृद्धि होते जाते हैं और उसी कृषि कार्य में इन्वॉल्व होते जाते हैं और बर्डन होते जाते हैं उस क्षेत्र में। तो यदि कुछ और भी उपाय किए जाए तो निश्चित रूप से जनसंख्या के बढ़ते हुए भार को जो प्राइमरी सेक्टर में है उसको हम सिर्फ सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर में कर सकते हैं। आपको याद होगा यदि 25 साल 30 साल 40 साल पहले के इतिहास को यदि आप जानना चाहें तो खेती बाड़ी के लिए लोगों को मॉनसून पर निर्भर रहना पड़ता था और एक बार फसल हुआ दूसरी बार बड़ी मुश्किल से, वह भी वर्षा यदि समय से हुई तो उत्पादन हुआ, वर्षा नहीं हुई अनावृष्टि की स्थिति आ गई तो फसल बर्बाद हो गया। कभी ऐसा भी देखा गया कि बहुत ज्यादा वर्षा हुई तो फसल बर्बाद हुआ। ऐसा कम ही मौका मिलता है कि जिस खेत में, जिस एरिया में, जिस भूमि में फसलों के लिए जिस मात्रा में, जिस अनुपात में वर्षा होनी चाहिए, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, मॉनसून के द्वारा ऐसा समय समय पर होते रहा, यह तो जुआ है भाई, संभव ही नहीं है। कभी बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है तो हो ही रही है फसल बर्बाद, सुखाड़ हो गया तो हो ही रहा है फसल बर्बाद। कभी कभी अनुकूल मौसम रहने के कारण फसल अच्छा भी होता है, किंतु यह तो जुआ है। तो क्या करना है? तो पैदावार को बढ़ाने के लिए कुछ और भी उपाय करना चाहिए। तो अभी और फिर साथ ही साथ लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोगों को कार्य का अवसर ज्यादा मिले तो क्या करना चाहिए? जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ये इरिगेशन की बात है, आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि ऐसी भूमि जिस भूमि में 100 क्विंटल प्लॉट में 100 क्विंटल अनाज यदि उत्पादित होता है, यदि उसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाए, बिना सिंचाई की व्यवस्था किए हुए 100 क्विंटल अनाज उत्पादित होता है उस बड़े सा प्लॉट में, और उसमें यदि पर्याप्त मात्रा में इरिगेशन की व्यवस्था कर दी जाए तो हमारा मानना है 600 क्विंटल तक उत्पादन हो सकता है, यानी 6 times इंक्रीज इन प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। तो इस तरह से क्या करना है? तो जगह जगह पर कुआं वगैरह का, जैसे वो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ दैट सराउंडिंग्स, किस क्षेत्र की भूमि क्या है, पहाड़ी है, पठारी है, मैदानी है, ये पर निर्भर करता है। तो कुआं का निर्माण करके, अधिक से अधिक संख्या में कुआं का निर्माण करके, अधिक से अधिक सिंचाई की व्यवस्था करके, जब कुआं का निर्माण होगा तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। एक पंथ दो काम, न्यू डैम्स, बांध वगैरह बना करके, ढेर सारे बांध हैं जिसके माध्यम से ऐसे सुदूर एरिया में भी जहां पानी की पर्याप्तता नहीं है, अभाव है, पानी को एक बड़ा बांध बना करके और पानी की दिशा को ऐसे एरिया में भेजना जहां पानी की आवश्यकता है सिंचाई के लिए, और पर्याप्त भू क्षेत्रों में इस प्रकार से इरिगेशन का कार्य किया जाता है। तो डैम बनाने में भी फिर हैंड्स को कार्य का अवसर मिलेगा। फिर कैनाल्स बना करके, मैं जिस एरिया में हूं मैं नहीं देख रहा हूं इधर नहर वगैरह, लेकिन हम लोग जिस एरिया से हैं, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, इस सब एरिया में, या और भी बिहार के कुछ जिलों का मैंने उदाहरण दिया,
भारतवर्ष के कई राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि नहर बना करके और पानी का जो स्रोत है उससे जोड़ दिया गया और उस नहर के माध्यम से सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था रहती है, हो पाती है और उस पर लागत यानी कि पानी सिंचित करने का जो कॉस्ट आता है वो अभी कम आता है। तो इस तरह से एक तरफ तो हम उत्पादन कार्य के लिए अधिक से उत्पादन करते हैं, दूसरे दो प्रकार का फसल, 3 प्रकार का फसल, कभी कभी तो देखा जाता है कि किसान लोग 4 प्रकार का फसल तैयार कर लेता है। तो ये संभव हो पाता है इरिगेशन के माध्यम से। रबी क्रॉप्स में विभिन्न फसल आते हैं, उसको भी हम तैयार करते हैं यदि पर्याप्त इरिगेशन की व्यवस्था हो जाए। तो एक तरफ हम देखते हैं कि उत्पादन में वृद्धि होती है, दूसरी तरफ देखते हैं क्या रोजगार का अवसर भी सृजित होता है। ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ खास समय में ही, कुछ खास महीनों में ही रोजगार मिल पाता है, शेष महीना में यूं ही बैठे रहते हैं। तो यदि हम इस प्रकार से विभिन्न आयामों के माध्यम से देखते हैं कि इसको तैयार करने में हेल्थ इन्वॉल्व होगा और फिर जब सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी तो और भी प्रकार का, जैसे अभी धान तैयार किया गया, अब पानी का सीजन भी समाप्त हो गया है, तो अब वैसे में विपरीत है, अभी पानी का सीजन शुरू ही हो रहा है। तो मैंने उदाहरण दिया कि मान लीजिए वर्षा समाप्त हो गई, उस कालखंड में जो फसल लगाना था लगा लिए, तैयार कर लिया, उसके बाद पानी नहीं पड़ा तो मानसून के भरे से इंतजार करते रह गए कि चलो अब वर्षा तो होगी नहीं तो उत्पादन का कार्य कैसे होगा। लेकिन यदि हम सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करा लेते हैं, हमारे पास में है विकल्प, तो हम रबी क्रॉप्स को भी तैयार करते हैं और भी विभिन्न प्रकार का फसल होता है जो हमारे आय में बढ़ोतरी का माध्यम बनता है और फिर रोजगार का अवसर भी अन्य महीनों में भी उत्पादन में लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है। तो इस माध्यम से हम देखते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्टोरेज। ऐसा देखा जाता है कि जो बड़े बड़े किसान होते हैं और बड़े बड़े किसान बहुत, उनकी संख्या, उनकी प्रतिशतता बहुत ज्यादा नहीं होती है, 2%, 4%, 5%, जो हर प्रकार की व्यवस्था उनके पास में होती है और जितना भी उत्पादन होता है तो उसका सही कीमत भी मिलता है। लेकिन जो अति साधारण किसान होते हैं, जो गरीब किसान होते हैं, वो जो उत्पादन का विभिन्न अनाजों का उत्पादन करता है, उसको अब समय ऐसा रहता है कि अभी उसका कीमत, प्राइस बहुत कम रहता है, किसान को ऐसी स्थिति में उचित लाभ नहीं मिल पाता है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अभी इस एरिया में, बिहार के एक बड़े हिस्सा में और भी राज्यों में मक्का की खेती हुई है, मक्का तैयार किया गया है और किया जा रहा है। और स्थिति ये है, मक्का को तैयार करने में काफी मेहनत लगता है और काफी पूंजी की आवश्यकता होती है। आज 1000 रुपया से 1100 रुपया क्विंटल पर किसान मक्का बेचने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि कोई विकल्प नहीं, उनको आवश्यकता है, पूंजीपतियों को, सेठ साहूकारों को पैसा देना है और अदा करना है, फिर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। फिर उसके बाद एक और है कि स्टोरेज, यदि कोई 1 महीना 2 महीना ज्यादा समय के लिए उसको रखना चाहे तो उसके पास स्टोरेज की कमी है, रखने का जगह नहीं है। तो वैसी स्थिति में औने पौने में, जिसको कहते हैं आनन फानन में, जितना ही मिलता है, जो ही रुपया मिलता है वही लेकर के अनाज को यहाँ से हटाओ ताकि उनकी डे टू डे की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है, उचित फसल का कीमत नहीं मिलने के कारण किसान में निराशा जागृत हो जाती है अभी वर्तमान परिवेश में। दूसरी बात कि सरकार की जो नीति होती है, यदि समय से निर्धारित कर दिया जाए और कंपल्सन कर दिया जाए कि उससे कम कीमत में आप अनाज नहीं खरीद सकते, तो वास्तव में मेरा मानना है कि अधिक से अधिक
आय की प्राप्ति होगी, ऐसे लोगों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। और दूसरी बात कि ऐसे भी सुदूर एरिया होते हैं जिस एरिया में कि आसानी से यातायात के अभाव के कारण छोटे छोटे किसानों तक वहां यातायात के साधन नहीं पहुंचने के कारण वहां से अनाज शहरों तक, नगरों तक नहीं पहुंचाया जाता है, तो स्थानीय स्तर पर ही बेहद कम पैसे पर अनाज को उसको बेच देना पड़ता है। तो इसलिए तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से यदि सड़क जगह जगह पर सुदूर देहात में भी सड़क का निर्माण हो जाए तो और स्टोरेज वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी, तो एक तो किसानों को या गरीब लोगों को उसका उचित कीमत मिलेगा, दूसरा सड़क वगैरह के निर्माण में और स्टोरेज में क्या होगा तो रोजगार का अवसर बढ़ेगा, लोगों को हेल्प मिलेगा। वहाँ छोटे छोटे ट्रक वगैरह भी जा करके वहां से वस्तुओं को ला करके शहरों तक पहुंचाया जा सकता है, अधिक से अधिक कीमत को उपलब्ध कराया जा सकता है किसानों के बीच में भी। इसके बाद है कि जब बेटर सीड्स वगैरह की व्यवस्था हो जाए और फर्टिलाइजर्स की व्यवस्था हो जाए, आज तो हर जगह एक नंबर के सामान की गारंटी में लोग आशंकित रहते हैं, बहुत कम ही देखने को मिलता है, बहुतों को जानकारी भी नहीं रहती है। हर जगह भ्रष्टाचार है, एवरीवेयर इज करप्शन। मार्कास और जो ब्रांडेड कंपनी रहता है उसका दिया जाता है, उसमें माल डुप्लीकेट डाल दिया जाता है। खाद वगैरह का भी है, उसमें भी बहुत प्रकार का की गड़बड़ स्थिति रहती है। तो अच्छा खाद और अच्छे बीज के उपलब्ध होने से भी उत्पादन में वृद्धि होगी, तो जीवन स्तर में वृद्धि होगी और उससे राष्ट्रीय आय को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद है बैंकिंग सिस्टम। इस पर हम लोगों ने थोड़ा सा पहले भी चर्चा की थी दूसरे टॉपिक में कि देखा जाता है कि मैंने पहले भी कहा था कि सेठ साहूकार से लोग, कमजोर वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग, छोटे किसान, मझोले किसान ऋण ले रहे हैं खेती बाड़ी करने के लिए, अन्य प्रकार के क्रियाकलाप करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, तो हमने पहले ही कहा था कि बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, बहुत उसका शोषण किया जाता है। लेकिन यदि सुदूर देहात में भी छोटे छोटे बैंक वगैरह स्थापित कर दिए जाए तो क्या होगा कि लोगों को बैंक के प्रति में सही जानकारी, बैंकों के बारे में सही जानकारी मिलेगी और बैंक का क्या फंक्शन है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, बैंक कितना बेनिफिट दे रहा है कस्टमर को उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और हाई इंटरेस्ट पर लोग जो लोन लेकर के खेती बाड़ी करने के लिए, अन्य प्रकार के उत्पादन के कार्य करने के लिए जो विवश हो जाते हैं, सेठ साहूकारों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, उस पर से उसका भार घटे ही होगा, कम होगा और उसका शोषण नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सुदूर एरिया में बैंकिंग सिस्टम को स्टेब्लिश करने पर एक तो छोटे छोटे जगहों में भी जब बैंकिंग सिस्टम में ओपन किया जाएगा तो हैंड्स जो है, जो अभी रोजगार के तलाश में है, उनको भी रोजगार का अवसर मिलेगा, जो पढ़े लिखे युवा वर्ग है और अधिक वैकेंसी आएगी। तो इसके बाद लोग जन सामान्य को कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा उपलब्ध हो पाएगा विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए। तो इस माध्यम से भी हम देखते हैं कि एक तरफ जहां अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या में कमी आती है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का प्रयास हो रहा है इस माध्यम से भी। दूसरे तरफ दोहरा लाभ क्या है, तो कम इंटरेस्ट पर भी लोग को ऋण मिल जाता है, मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की सरकार की नीति होनी चाहिए। फिर है कि कुछ ऐसे मिल्स हैं, उद्योग हैं जो संबंधित वस्तुओं को तैयार करने में सहायक होते हैं। ऐसे उद्योगों की भी स्थापना करनी चाहिए। अब जैसे कि दक्षिण भारत में कपास वगैरह का उत्पादन होता है,
तो जगह जगह पर छोटा छोटा यदि बहुत बड़े व्यापक स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पर यदि ये कपास का ये इंडस्ट्री वहाँ स्टेब्लिश कर दिया जाए तो क्या होगा कि तो रोजगार का अवसर सृजित होगा, दूसरा वहाँ के लोगों को अधिक से अधिक बेनिफिट भी मिलेगा, इनकम की प्राप्ति होगी। इसके बाद है जैसे कि दाल का पिसाई का मशीन है या तेल पेड़ाई का मशीन है, इस प्रकार से जगह जगह पर यदि मिल वगैरह बना दिया जाए तो उसको रोजगार का अवसर मिलेगा और फिर उस एरिया के लोगों को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, दोहरा लाभ मिलेगा। फिर है प्लानिंग कमीशन। भारतवर्ष में आजादी के बाद 1950 ईस्वी में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। 1951 से कार्य करना शुरू किया, 50-51 की बात है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो प्लानिंग कमीशन है वो सोवियत संघ की व्यवस्था से उसको हम लोगों ने एडॉप्ट किया कि देश है कि प्रत्येक क्षेत्रों के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए एक योजना बनाना और उस योजना के तहत बिल्कुल प्लान्ड वे में विभिन्न क्षेत्रों में एक नीति निर्धारित करके कार्यों को संचालित करने का कार्य यह प्लानिंग कमीशन करता था। किंतु एक लंबे अंतराल के बाद देखा गया कि इसमें सक्रियता की कमी देखने को मिली। तो 1914 ईस्वी में जब प्रथम बार देश के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बने तो इनकी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि प्लानिंग कमीशन को और अधिक सशक्त करने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए ये नीति आयोग को डेवलप करें, यानी इसको रूपांतरित नीति आयोग में किया गया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कार्य वही रहेगा किंतु और सक्रियता प्रभावी ढंग से कार्य को करने के लिए इसकी स्थापना करना किया गया। आपको ज्ञात होगा कि गेट, हिस्ट्री को आप उलट के पढ़िए, गेट जनरल एग्रीमेंट एंड टेरिफ एंड ट्रेड, ये जो है वो विश्व के स्तर पर व्यापार के लिए जाना जाता था, किंतु बाद के कालखंड में इसको उसका नाम चेंज कर दिया गया और सक्रिय बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए उसको नाम दिया गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको और प्रभावी बनाने के लिए, शिथिल जो हो गया था यह प्लानिंग कमीशन, इसको और सक्रिय बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए ये नीति आयोग के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया। अब है कि जितने भी रिक्वायरमेंट इसके अंतर्गत आ सकते हैं, एक प्लान वे में, जैसे आज भी ऐसे देखने को मिलता है कि बहुत से ऐसे परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं जो पढ़ाई प्रारंभ भी नहीं कर पाता है या करता भी है तो एक आध साल के अंदर में छोड़ देता है। लाखों में से है, करोड़ में है। तो गवर्नमेंट की नीति के तहत जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों का रिक्वायरमेंट्स है सर्वेक्षण करके पता करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सराउंडिंग्स एरिया एस्टेब्लिश सम न्यू स्कूल्स, यानी बिल्डिंग बना करके नए स्कूलों को खोलना और ऐसे बच्चों को क्या करना है उसके माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था करना। आज भी भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में जो खर्च हो रहा है, खर्च तो प्लॉट पर कुछ हद तक है किंतु उसमें भी कुछ लीकेज है, उसको दूर करते हुए और भी नए नए स्कूल खोल करके ऐसे भी
ऐसे बच्चों को उसमें जोड़ना, उसको शिक्षा देने का कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से बच्चों में भी अवेयरनेस, जागरूकता आएगी। उनके माता पिता भी उनको स्कूल भेजने के लिए और भी सक्रिय होंगे, या वो साक्षर होगा। और साथ ही साथ जो नए नए जो बिल्डिंग वगैरह तैयार किए जाएंगे तो उसमें भी रोजगार का अवसर अधिक से अधिक बनेगा। ये अपना जो विद्यालय है, मैं जब यहाँ पर आया था विद्यालय बन ही रहा था, तो इस कितना प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र में बहुत से हरिजन हैं, गरीब लोग हैं, अन्य वर्ग में भी, तो बेहद आर्थिक स्थिति कमजोर उस समय में देखने को मिल जाएगा। किंतु इस विद्यालय का जब निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो लोगों को, इस एरिया के सैकड़ों लोगों को कार्य का अवसर मिल गया और वर्षों वर्षों तक मिलते रहे और उसके स्तर में सुधार हुआ। तो इस तरह से मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि अधिक से अधिक विद्यालय खोले जाए, बिल्डिंग निर्माण हो, तो उसमें भी रोजगार का अवसर बढ़ जाता है, क्रिएट होता है और उत्तरोत्तर उसका दूरगामी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। फिर एक बात हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि आजकल टूरिज्म भी एक उद्योग हो गया, इंडस्ट्री हो गया है। बहुत से ऐसे देश हैं और राज्य हैं जहां पर कि पर्यटन के माध्यम से सरकार को करोड़ों अरबों रुपये प्रति वर्ष की प्राप्ति होती है। तो टूरिज्म का भी अधिक से अधिक यदि विकास किया जाए तो निश्चित रूप से उसमें भी रोजगार का अवसर होगा और साथ ही साथ क्षेत्रीय शिल्प उद्योग आदि की स्थापना, जैसे दरभंगा मधुबनी वगैरह में है, तो वहां पर ऐसे ऐसे उद्योग को स्थापित कर सकते हैं या ऐसे ऐसे क्षेत्रों का चुनाव कर करके संबंधित वस्तुओं को तैयार करने की जो विशिष्टता है उस क्षेत्र विशेष के लोगों को, उसके लिए उद्योग स्थापित यदि कर दिया जाए तो मेरा मानना है कि यहाँ पर ऐसा अनुमान है कि लगभग 30 से 35 लाख लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। तो इस माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि रोजगार सृजित हो सकता है। फिर उसके बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है सब कुछ ठीक है, किंतु उसके बाद भी यदि सरकार की नीति यदि पॉजिटिव हो जाए तो ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनका आर्थिक स्तर बहुत कमजोर है, उनको सरवाइव करना अपना जीवन में बहुत कठिन सा लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो आपको जानना चाहिए कि सरकार की ओर से कुछ विशेष पैकेज की व्यवस्था यदि कर दी जाए, तो जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो पॉलिसी नरेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को यदि बहुत से लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, वो भूखे मरेगा। तो ऐसे लोगों को के लिए भी 2005 ईस्वी में एक एक्ट तैयार बना जिसको कहा जाता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। यानी इसमें क्या है कि सरकार को हर हाल में ऐसे बेरोजगार लोगों को साल में अधिक से अधिक दिनों में कार्य का अवसर प्रदान किया जाना, जिसमें यदि ऐसा नहीं हो, कोई विकल्प नहीं हो, तो भी उन्हें कुछ सहायता करना चाहिए। ऐसी रणनीति बनी सरकार की। तो एक नरेगा योजना बनी और इसमें साल में कम से कम 100 दिन तक 100 डेज 100 दिनों तक कार्य कुछ न कुछ देना है सरकार को, ताकि उसको उसके बदले में जो मजदूरी मिलेगी तो उससे उनको
ज्यादा लाभ मिलेगा, सहायता मिलेगी। अब है तो काम क्या कराना है, समस्या। उसके लिए तो बहुत बड़ा बड़ा उद्योग तो तुरंत सरकार स्थापित नहीं कर सकती है। तो क्या है कि चलो भाई सड़क है, अभी भी देहाती एरिया में, ग्रामीण एरिया में कच्ची सड़कें हैं और देहाती परिवेश में बेरोजगारों की संख्या ज्यादा रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों में भी कुछ इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, कार्य कराना है और कुछ मजदूरी भी मिल जानी है, उसी माध्यम से मदद मिल जाएगी। तो क्या करना है, चलो भाई सड़क है ना, उसके बगल से मिट्टी काट करके उस पर डालो, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, चौड़ीकरण हो जाएगा। तो इस माध्यम से भी बगल में सड़क के किनारे पेड़ लगाना है या कुछ इसी प्रकार का कार्य कराना है। और वह भी यदि नहीं हो सके तो वैसी स्थिति में क्या करना है, तो उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। सरकार उन्हें एश्योर करेगी कि यदि उनको मनरेगा में काम नहीं भी दिया गया तो कम से कम 100 दिनों तक उन्हें निर्धारित जो मजदूरी है प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ के उनके खाता में दे दी। ये बड़ा बढ़िया आजकल प्रचलन में है। पहले तो हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री कहा करते थे कि केंद्र से देश की जनता को जो सहायता के लिए राशि दी जाती है। कल उस दिन मैंने देखा था एक पॉलिटिकल लीडर बता रहे थे कि केंद्र से, राजीव गांधी ने कहा कि केंद्र से जब सरकार आम जनता के पास देश के कोने कोने में सहायता के लिए पैसे भेजे जाते हैं तो उसमें से 15 पैसा ही देश की जनता तक सही मायने में पहुंच पाता है। मैं वैसे नेता को बता देना चाहता हूं कि आपका आंकड़ा गलत है, थोड़ा सा जानिए, स्टडी कीजिए बढ़िया से, फिर आम सभा में जाकर के संबोधित कीजिए, देश की जनता को बताइए। 11 पैसा है रिकॉर्ड में। हम लोग भी कुछ देखते हैं, अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और 11 पैसा तो एक सरकारी आंकड़ा है। मेरा मानना है कि उससे भी कम पहुंचता है। कहा जाता है कि पहले एक कवि ने कहा था कि जो ऊपर से मिनिस्टर से, कल परसों में एक मैंने कार्टून को भी देखा तो मुझे अच्छा लगा कि बस वास्तव में उसको प्रस्तुत किया है, सही है। ऊपर से मिनिस्टर से लेकर के फिर ठेकेदार, नेता से फिर उनके चमचे बेलचे और प्रशासन के अधिकारी लोग। हालांकि हमारे नीतीश भाई की और मोदी जी की सरकार जो है, केंद्र की सरकार में बहुत हद तक नियंत्रण पा लिया गया है, क्योंकि अब ऐसे उपाय कर दिए गए हैं जिसके माध्यम से ये इस प्रकार का करप्शन पर अब विराम लगने जा रहा है। किंतु मैं बताना चाहता हूं कि कैसे व्याप्त था भ्रष्टाचार, कैसे बंदरबाट होता था, कैसे लूट खसोट होता था। देश का पैसा को ऊपर नहीं, बड़े बड़े नेता मंत्री लोग लूट लेते थे। इसी में कहावत नहीं है कि अरे ऊपर पी जाते हैं, जो पीने वाले होते हैं कहते हैं ऐसे जीते हैं जो निरीह प्राणी की भांति जीने वाले होते हैं। वास्तव में ये यथार्थ है। किंतु वर्तमान सरकार ने जो पहल की है, कदम उठाई है, वास्तव में सराहनीय है। डायरेक्ट पैसा जाना है, सब्सिडी का पैसा जाना है, संबंधित व्यक्ति के खाते में जाना है, कोई कमीशन नहीं। फिर अनाज वगैरह देना है तो उसको संबंधित व्यक्ति को विधिवत रूप से रिकॉर्ड में आ गया है तो उसमें अंतर नहीं आ सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन माध्यमों से कि अलाउंस के द्वारा भी ऐसे लोगों को के आर्थिक स्तर में सुधार किया जा सकता है। और भी ढेर सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, कारण हैं जिसके माध्यम से हम रोजगार के अवसर को सृजित कर सकते हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है। ये आज सौभाग्य की बात है जिस बड़े पैमाने पर गलत शासन प्रणाली के माध्यम से और जनता के बीच में इस प्रकार से सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी,
आज उस पर बहुत हद तक विराम लगा है। लोग भी शिक्षा के स्तर में और विकास होने के कारण लोगों में भी जागरूकता आई। लोग भी मतलब नाउ मोस्ट ऑफ द पीपुल हैव नॉलेज, दे आर अवेयर टू नो व्हाट आर देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, व्हाट आर द प्रोविजन व्हिच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। We have to take such type of privilege or the facilities। तो इन तमाम बातों को हम लोग को ध्यान में रखना है और भी जागरूक होने की जरूरत है कि ताकि किसी भी प्रकार की कहीं पर यदि लीकेज है, लैप्सेज है, तो उसको दूर किया जा सके और अधिक से अधिक आम जनता को उसका बेनिफिट मिल सके, लाभ मिल सके। इसका भरसक प्रयास किया जा सकता है और हो भी रहा है। तो इन विभिन्न माध्यमों से और भी कई पॉइंट्स हैं, किंतु समय कम है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि यही इस क्लास को विराम दूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऊपर जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इसको आप जरूर नोट्स कर लें और ध्यान में रखें। इसके माध्यम से भी आप एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। यह एक मेन पॉइंट था, इसको आज हमने क्लियर किया। शेष अगले दिन जो बचा होगा उसको मैं एक क्लास और लेकर के टॉपिक सेकंड को क्लियर कर दूंगा। आज इतना ही।